दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे रीज़न है बाज़ार में गिरावट और पिछले दिनों बनी तेज़ी। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल लगातार बहुत सारे फैसले कर रहे हैं अपने बिजनेस को बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। नई शुरुआत है, बहुत सारे नए बिजनेस हैं और अभी भी आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रिलायंस से डीमर्जर हुआ, इन्होंने अपनी नई शुरुआत की। ब्लैक रॉक जैसे एक नए पार्टनर मिले जिनके माध्यम से बिजनेस तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले दिनों यहाँ पे बोर्ड ने रजामंदी दी है 49% तक का एफडीआई के माध्यम से निवेश भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे फरवरी के लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं वो भी आए हुए हैं। कैसे है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। अभी बाज़ार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। बीएसई सेंसेक्स 74,164 के स्तर पर है। 167 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। तो बाज़ार की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। आप देख सकते हो शुरुआत अच्छी खासी तेज़ी के साथ हुई थी, लगभग 100-150 पॉइंट की। पर अब इस समय आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी जो 74,000 का स्तर तो बना हुआ है, 0.23% की गिरावट है। अब यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 23,059 के स्तर पर इस समय 76 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.33% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो ये भी रीज़न बन रहा है गिरावट का और प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हावी हो गई है। तो देख सकते हो कि इस समय लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि अभी भी एफआई का तो बाज़ार में बिकवाली का दौर जारी है और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी डर रहे हैं। तो 216 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.21% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 224 तक दौड़ा था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे। तो पिछले दिनों जो तेज़ी भी बनी तो आप देख सकते हो उसके पीछे रीज़न रहा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एनबीएफसी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई, जिससे पूरे सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, जिससे इसमें ख़रीदारी देखने को मिली। इस सेक्टर में जियो फाइनेंशियल भी एनबीएफसी है और एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं। साथ में आप देखें तो एक बड़ा फैसला और किया गया, एसबीआई से जो हिस्सेदारी है जियो पेमेंट बैंक के अंदर वो लगभग 17% की है, जिसको लेना चाहता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, यानी 100% पूरी हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल सर्विस में लेना चाहते हैं। अभी इसके लिए आरबीआई की रजामंदी की ज़रूरत है, वो मिलते ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो उसका भी यहाँ पे असर देखने को मिला। तो देख सकते हो कि इससे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस है जो स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उनको लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने भी बहुत शानदार निवेश किया है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड है वो इस समय बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, साथ में जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है वो भी काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे हैं। यानी जितनी बिकवाली एफआई की तरफ से हो रही है उनके सामने इस समय ढाल बन के खड़े हैं डीआई। बाज़ार को संभालने की कोशिश डीआई और म्यूचुअल फंड की तरफ से ही हो रही है, वरना बाज़ार पूरी तरह से क्रैश कर जाए, क्योंकि रिटेल निवेशक तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गए। और ये हर बार होता है, जब थोड़ी सी बाज़ार में गिरावट शुरू होती है रिटेल निवेशक पहले भागने की कोशिश करते हैं। बाज़ार के उल्टे जो पहिया है उसी तरह से चलते हैं वो। जब बड़े फंड हाउस मंदी में ख़रीदारी करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तेज़ी में ख़रीदारी कर जाते हैं, ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं, और जब बाज़ार गिरने लगता है और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होने लगता है तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर बाज़ार में कभी पैसे कमा नहीं पाते, वो हर बार लॉस में ही रहते हैं। अब आप देख सकते हो कि एफआई ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, काफ़ी समय से बाज़ार में थे, अब उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे डीआई ने अब बाज़ार को संभालने की कोशिश शुरू की है। आने वाले समय में बाज़ार फिर संभलता हुआ भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे करीब 14 नए म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है
जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। लेकिन 4 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, उन्होंने अपनी बिकवाली की है। तो जो पलड़ा भारी है वो क्लियरली देख सकते हो कि खरीदारों का ही है, क्योंकि 14 के सामने 4 का आंकड़ा है, 14 खरीदार है तो सिर्फ 4 बेचने वाले हैं। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जियो फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड अपनी खरीदारी बढ़ा रहे। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है, एक बार उनको भी देख लेते, जो काफ़ी जिन्होंने बड़ी मात्रा में निवेश किया है। खाली उनको ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो क्वांट मल्टी एसेट फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 221.67 करोड़ का AUM किया है इसके अंदर। इसके अलावा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 141.37 करोड़ का AUM किया है। और भी निवेश हुआ है पराग पारिक की तरफ से, बंधन कोर, लेकिन वो 2 डिजिट में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ने बहुत बड़ा निवेश किया है, करीब 1092.47 करोड़ का AUM किया है, काफ़ी भारी मात्रा में निवेश किया है। इसके अलावा क्वांट एब्सोल्यूट फंड ग्रोथ ने 108.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 245.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ने भी 204 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा क्वांट कॉन्टिनेंटल फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 100.27 करोड़ का AUM किया है। और क्वांट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 109.71 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ ने यहाँ पे 549.62 करोड़ का AUM किया है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी के फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 155.71 करोड़ का AUM किया है। तो क्वांट के अलग अलग जो फंड हाउस है उन्होंने बहुत सारा निवेश किया है, जम के खरीदारी की है। बाकी भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया है, यह एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बाजार में प्रवेश कर लिया है जियो कॉइन के माध्यम से, और नए जियो कॉइन उन्होंने लॉन्च किए। अभी आधारिक तौर पे ये इसकी जो है लॉन्चिंग नहीं हुई है, यानी अभी देखते टोकन के तौर पे इनको लाया गया है। अभी ये कहाँ कहाँ पे चलेंगे, किस तरह से चलेंगे, इनसे क्या आपको फ़ायदा होगा, उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। तो अभी टोकन कॉइन आप जमा कर सकते हैं, आने वाले समय में इसका क्या बेनिफिट होगा वो पता चलेगा। तो ये देख सकते हो कि जियो प्लेटफॉर्म ने भारत में Web3 और ब्लॉकचेन इनोवेशन को पेश करने के लिए पॉलीगॉन लैब्स के साथ में सहयोग किया। और रिलायंस के FAQ सेक्शन में जियो कॉइन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: जियो कॉइन ब्लैक चेन आधारित रिवॉर्ड टोकन है, यानी एक तरह से ये रिवार्ड के रूप में दिए जाने वाले टोकन है, और आप इसको इंटरनेट के माध्यम से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जियो स्पेयर ऐप को, ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से अलग अलग जगह पे आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मौके हैं। अभी फ़िलहाल इसमें वॉलेट इन्वेस्टर के अनुसार जो 8 मार्च 2025 को एक टोकन की जो कीमत बताई जा रही है वो 21.995 रुपीज़, यानी करीब 22 रुपये के आसपास एक टोकन की कीमत है। 100 जियो कॉइन अगर आपके पास है तो उसकी कीमत लगभग 2200 रुपये के आसपास होगी। तो अभी ये फ़िलहाल देख सकते हो कि इसमें कोई आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसको ले बेच नहीं सकते, लेकिन ये रिवार्ड के रूप में पेश किए गए। आने वाला समय बताएगा, जब जियो की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी उसके बाद में इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो अभी तो इसमें आपको कोई चार्ज लग नहीं रहा है, फ्री में आपको मिल रहे हैं। तो आपको जियो नंबर रजिस्टर करके जियो कॉइन वॉलेट खोल देना है और साइन इन करके कमाई शुरू कर देनी है। तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी आईफोन में, विंडोज़ कंप्यूटर में, मैकबुक में या जियो स्पेयर, जियो मार्ट में, जियो सिनेमा, कहीं से भी ये कमा सकते हैं। तो ये है इसकी सारी हकीकत, और आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।